हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ये फॉल करता है सेक्शन 79 से लेके 82 तक और इसका प्रोसीजर जो दिया गया है वो दिया गया है ऑर्डर 27 में। तो ये सभी को एक साथ करेंगे हम, सेक्शन 79 टू 82 एंड ऑर्डर 27। ऑर्डर 27 में सिंपल प्रोसीजर, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वहाँ पे। सबसे पहले है सेक्शन 79, suit by or against government. This states, in a suit by or against the government, the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be shall be in the case of a suit by or against the central government, the Union of India, and in case of a suit by or against a state government, the state. मतलब कि पहले तो ये बात कि ये जो टॉपिक है मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको ये अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम मीन्स के लिए कर रहे हैं, प्री के लिए मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि क्या 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 चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए सबसे पहले तो इसके सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। 79 टू 82 आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या क्या है। सेक्शन 79 है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये कहते हैं इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि सूट यहाँ पर यहाँ तो गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है, किसी ने किया है। द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी, कि अगर जो तो गवर्नमेंट ने किया है तो वो प्लेंटिफ होंगे, अगर डिफेंडेंट ने किया है तो अगर दूसरी पार्टी ने की है गवर्नमेंट के ऊपर तो वो डिफेंडेंट होगी गवर्नमेंट। तो उस केस में अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है, देन द प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट एज द केस में बी विल बी द यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट गवर्नमेंट पे किया है देन दैट स्टेट, मतलब कि जैसे स्टेट पंजाब पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे, देन स्टेट ऑफ पंजाब पार्टी होगा, वो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा। सेक्शन 80 इज द वन ऑफ द मोस्ट important section. Section 80 is with regard to the notice, means it is they're talking about the prior service of the notice before filing of the suit. This is save as otherwise provided in subsection 2. Save as otherwise provided in subsection 2. No suit shall be instituted against the government, including the government of the state of Jammu and Kashmir, or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiration of the 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of, in the case of a suit against the central government, except where it relates to a railway, a secretary to that government. Second, in the case of a suit against the central government where it relates to the railway, the general manager of that railway. In the case of a suit against the government of the state of Jammu and Kashmir, the chief secretary of that government or any other officer authorized by that government in this behalf. And the three clauses, in the case of a suit against any other state, a secretary to that government or the collector of the district. फर्स्टली प्री के लिए आप ये चीज़ याद रखें कि इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है, जो नोटिस होगा वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जाएगा, अगर रेलवे है जनरल मैनेजर का पास जाएगा, अगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का अगेंस्ट है देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास। और नोटिस कितनी देर का होगा? 2 months। 2 months नोटिस इज मैंडेटरी। सबसे पहले अब ये क्या कह रहे हैं, ये दो चीज़ें कह रहे हैं। दो तरह के सूट हो गए, एक तो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, दूसरा सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। कब? जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम करता है, उसके अगेंस्ट अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो उसका अगर हमने सूट फाइल करना है, ये दो, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर व्हेन ही इज डूइंग एनी एक्ट अंडर द ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसके लिए
हमें 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस देना जरूरी है बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट। इन दिस सेक्शन दे हैव यूज्ड द वर्ड शैल, नो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 में सेव किया उसको छोड़ के शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कि आप सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते विदाउट सर्विंग अ नोटिस अपॉन द government or on that public servant if the suit is against the public servant act when he was acting in his officiating capacity। सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लिटिगेशन को कम किया जा सके और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सके। इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट टू गो इन टू द लिटिगेशन एंड टू फाइट अ केस, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। इसी वजह से इस पर्पस सेक्शन 80 का ये पर्पस है कि गवर्नमेंट को आप 2 महीने का पहले नोटिस दो। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ कॉज ऑफ एक्शन हैज़ बीन अरोज इन योर फेवर, then the government without going to the litigation can settle outside the court, and the 2 months notice जो time period दिया गया है, it is deemed to be sufficient to decide the government whether the cause of action arose in your favor or not, and whether it should be settled outside the court or not। तो इसके लिए बेसिकली होता है कि आप जब नोटिस देते हैं तो गवर्नमेंट उसका रिप्लाई देती है कि वेदर दे आर रेडी टू कंप्लाई विद द नोटिस, और वेदर कि क्या उसकी प्रॉपर क्या पोजीशनिंग है वो आपको सारी बताएगी कि वो मान रही है कि नहीं मान रही, उसका रिप्लाई देते हैं वो। अब आता है क्वेश्चन, इफ़ द नोटिस इज़ डिफेक्टिव, अगर नोटिस में डिफेक्ट है तो क्या होगा? If the notice is defective, then we have to see whether the defect is a material defect or whether the defect is not a material defect। मटेरियल डिफेक्ट तो कैसे होगा कि नोटिस में अगर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं दिया गया है, या उसका प्लेंटिफ का प्रॉपर एड्रेस ही नहीं दिया है, गवर्नमेंट का एड्रेस ही नहीं दिया और उसके पास नोटिस पहुंचा ही नहीं है, तो इन दूज केसेस द कोर्ट विल कंसिडर द नोटिस इज अ डिफेक्टिव नोटिस एंड will return the plaint to the plaintiff and ask the plaintiff to give a fresh notice to the government। 2 महीने का आप नया नोटिस दो क्योंकि पुराना डिफेक्टिव था। अगर सपोज करो कि नोटिस पे प्लेंटिफ ने साइन नहीं किए या जिस एडवोकेट के थ्रू सेंड किया उसने साइन नहीं किए, इट इज़ नॉट अ मटेरियल डिफेक्ट, क्योंकि उसमें कॉज ऑफ एक्शन वगैरह सारा कुछ है। तो उन केसेस में इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल डिफेक्ट और कोर्ट उसको वापस नहीं करेगी। डिफेक्टिव नोटिस पे जैसे है कि in defective notice the general rule will be that the plaintiff shall be returned, a plaint shall be returned and a fresh notice shall be served and sorry, and thereafter only after the expiry of 2 months the suit shall be filed। कि नॉर्मली क्या है कि 2 मंथ का पीरियड है, अगर डिफेक्टिव है तो आपको वापस कर देंगे, 2 मंथ्स का नोटिस दिलाएंगे, फिर दोबारा फाइल करेंगे। अगर नहीं है तो 2 मंथ्स देखेंगे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। हाउएवर the purpose of the notice is to make the public servant or the government officer aware of the cause of action and the relief and the plaintiff, and therefore the real test is whether the defect is such as render the very purpose of the notice defeated, then the defect will be a material defect। अगर तो वो मटीरियल अपना पर्पस ही डिफीट कर रहा है, मतलब कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है उसमें प्रॉपरली दिया गया, देन उसका तो पर्पस ही डिफीट हो गया, तो वो डिफेक्टिव नोटिस है, मटीरियली इफेक्ट करेगा। द नोटिस विल बी रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अगेन, उस केस में दोबारा आपको नोटिस करना पड़ेगा। इफ़ द एड्रेस इज़ नॉट, फॉर इंस्टेंस इफ द एड्रेस इज़ नॉट प्रॉपरली स्टेटेड और द कॉज ऑफ एक्शन और द रिलीफ इज़ नॉट स्टेटेड इन सब्सटेंस, देन द डिफेक्ट इज़ अ मटीरियल डिफेक्ट। मतलब कि उसके पास प्रॉपरली एड्रेस नहीं था, पहुंचा ही नहीं नोटिस, देन इट इज़ ऑल्सो अ मटीरियल डिफेक्ट। कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिया वो प्रॉपरली, रिलीफ नहीं दिया प्रॉपरली, then again it is also a defective notice। However, if it is the case where the notice has been signed by the plaintiff, then it is non-material defect। साइन नहीं किया तो क्या हुआ, उसमें cause of action तो है, रिलीफ भी दिया हुआ है, प्रॉपर एड्रेस पे गया है, then it is not a material defect। If the notice was served at a wrong address but it was finally forwarded to the proper officer, then it was not a material defect। If there are several plaintiffs, then the discrepancy of all the plaintiffs shall be given। तो नोटिस में ये चीज़ है कि नोटिस तो आपको 2 महीने का देना पड़ेगा, मैंडेटरी है।
डिफेक्टिव नोटिस है, अगर मटेरियल डिफेक्ट है तो आपको प्लेंट वापस मिल जाएगी और दोबारा आपको देना पड़ेगा. इफ इट इज़ नॉट अ मटेरियल डिफेक्ट देन द कोर्ट विल प्रोसीड विद द केस. आगे है, एंड इन द केस ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर delivered to him or left at his office stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left. मतलब कि जो नोटिस दिया जाएगा वो पब्लिक ऑफिसर को डिलीवर किया जाएगा या उसके ऑफिस में छोड़ा जाएगा. उसमें प्लेंटिव अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस देगा, क्या रिलीफ कर रहा है, और ये सारी स्टेटमेंट वो अपने नोटिस में देगा और बाद में प्लेंट में भी बताएगा कि द नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट. क्लॉज 2 क्या कहता है? ए सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट. मतलब कि अगर आपने कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ लेना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity may be instituted with the leave of the court. Here they are saying with the leave of the court कि अब कोर्ट की परमिशन से वो सूट विदाउट सर्व किए नोटिस फाइल कर सकते हैं इफ़ द केस इज़ ऑफ एनी अर्जेंट रिलीफ. मतलब कि कोई इंजंक्शन लेनी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंड इट इज़ नेसेसरी दैट कि वो इमीडिएट रिलीफ मिले, क्योंकि अगर अदरवाइज रिलीफ नहीं मिला तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड यू आर नॉट हैविंग अ 2 months टाइम टू सर्व द नोटिस अपॉन द गवर्नमेंट. तो इन केसेस में कोर्ट आपको नोटिस से एग्जम्प्ट कर सकती है और आपकी प्लेंट राइट अवे हियर की जा सकती है, आपका सूट सुना जा सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट विदाउट सर्विंग एनी नोटिस एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1. बट द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट रिलीफ इन द सूट whether interim or otherwise except after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit. मतलब कि आपने कोर्ट से परमिशन ली कि मेरे को जो सेक्शन 80 का नोटिस सर्व करने का 2 months का पीरियड है वो एग्जम्प्ट किया जाए. कोर्ट ने देखा कि देयर इज़ एन अर्जेंसी तो उसने एग्जम्प्ट कर दिया, आपकी प्लेंट को सुना, बट द कोर्ट विल नॉट गिव यू एन एनी एक्स पार्टे रिलीफ. कोई एक्स पार्टे रिलीफ नहीं देगी, तो कोर्ट उसमें गवर्नमेंट को नोटिस करके सुनेगी फिर आपको रिलीफ देगी. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो 2 month का नोटिस पीरियड है वो आपको नहीं देना पड़ेगा. हम देखते हैं, ये देखो नॉर्मल सूट कैसे होता है. यहाँ पे प्लेंट फाइल हुई और इसके साथ सपोज करो टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल हुई. देन द डे व्हेन द plaint and temporary injunction has been filed, the court can right away ex parte grant you the temporary injunction or the court can issue the notice to the defendant. ये तो नॉर्मल केस है. अब गवर्नमेंट के केस में क्या है, कैसे चलेगा केस? पहले तो आप यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आपने 2 months का नोटिस पीरियड दिया, नोटिस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 2 months है. अब यहाँ पे आपने जाके प्लेंट फाइल की और इसके साथ टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लाई, तब कोर्ट आगे सुनेगी. अब जो सेक्शन 80 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, आपने प्लेंट फाइल की और प्लस आपने लीव ऑफ द कोर्ट मांगी कि मेरे को एग्जाम्पशन दी जाए कि मेरे को 2 months का नोटिस ना दिया जाए क्योंकि अर्जेंसी है मेरे पास. कोर्ट ने मान लिया, बट यहाँ से कोर्ट नोटिस इशू करेगी डिफेंडेंट को, सम्मन्स बोलते हैं हम, सम्मन्स इशू करेगी डिफेंडेंट को. आपको एक्स पार्टे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोर्ट दूसरी पार्टी को सुने बिना आपको रिलीफ नहीं देगी एज पर सेक्शन 80 क्लॉज 2. आगे है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, हियर दे हैव यूज्ड द पार्टीज मतलब कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ, दैट नो अर्जेंट और इमीडिएट relief need to be granted in the suit, return the plaint for presentation to it after complying with the requirement of subsection 1. मतलब कि दोनों पार्टीज को बुला लिया, सुन लिया, देयर आफ्टर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो अर्जेंट नीड इन द सूट, तो वो आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देगी प्लेंटिफ को और बोलेगी पहले आप 2 month का नोटिस दो, देयर आफ्टर फाइल द प्लेंट, आप नई प्लेंट बाद में फाइल कीजिएगा. क्लॉज 3 क्या कहता है, no suit instituted against the government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by reasons
of any error or defect in the notice referred to in subsection 1 if in such notice the name, description and the residence of the plaintiff had been so given so as to enable the appropriate authority or the public officer to identify the person serving the notice, and such notice had been delivered or left at the office of the appropriate authority specified in subsection 1, and the cause of action and the relief claimed by the plaintiff had been substantially indicated. मतलब कि अगर नोटिस में वही डिफेक्ट है कि प्लेंटिफ ने अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस या डिस्क्रिप्शन या नेम नहीं दिया, बट आपको उसके कंटेंट से उसके बारे में पता लग रहा है और वो उसने उसके ऑफिस में छोड़ दिया और प्रॉपर ऑफिसर के पास वो चला गया, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डिफेक्ट इन द नोटिस. इस ग्राउंड के ऊपर आपका सूट डिसमिस नहीं होगा. वो जो हमने पहले डिस्कस किया वही चीज़ आगे है. आगे है एग्जम्पशन फ्रॉम द अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस. सेक्शन 81. In a suit instituted against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attach otherwise than in execution of a decree, and where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty without determining to the public service, it shall exempt him from appearing in person. मतलब कि जो हमने सूट फाइल किया पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, इन दैट सूट दो चीज़ें क्या है कि जो तो डिफेंडेंट है पब्लिक सर्वेंट है शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट, उसकी अरेस्ट नहीं होगी और उसकी प्रॉपर्टी जो है अटैच नहीं होगी अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन, मीन्स एग्जीक्यूशन के अलावा उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी. सेकंड थिंग, अगर कोर्ट को सेटिस्फाई होती है कोर्ट की डिफेंडेंट अपनी जॉब से अपनी ड्यूटी से लीव लेकर के नहीं आ सकता हर डेट पे, देन द कोर्ट शैल एग्जम्प्ट हिम फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस, एग्जम्प्ट कर देगी. आगे है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or a state government, or as the case may be, the public officer, such decree shall not be executed upon except in accordance with the provision of subsection 2. कि अगर डिक्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाती है, बी इट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, इट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सब क्लॉज 2. सब क्लॉज 2 में क्या टाइम पीरियड दिया गया है कि कब तक नहीं करनी है. एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्री अनलेस इट इज रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months computed from the date of such decree. Please remember the time period that the decree against government shall not be executed unless it remains unsatisfied for the period of 3 months from the date of its 3 months from the date of the such decree. 3 महीने के लिए अगर डिक्री की डेट से डिक्री अनसेटिस्फाइड रहती है तभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन फाइल हो सकती है. इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड विद इन द 3 months तो एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है और 3 महीने तक आप एग्जीक्यूशन फाइल नहीं कर सकते. आगे है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं इस पे. द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 and 2 shall apply in relation to an order or award as they apply in relation to a decree if the order or award is passed or made against the Union of India or the state government or a public officer in respect of any such act as aforesaid, whether by a court or by any other authority, and is capable of being executed under the provision of this code or any other law for the time being in force as if it were a डिक्री. मतलब कि अगर कोई अवार्ड पास हुआ है उसके ऊपर भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 लगेगा. हम सबसे पहले अब कर लेते हैं एक तो केस है सेक्शन 80 के ऊपर. सबसे पहले तो है सैलम बार एडवोकेट केस है, जो वो क्या कहता है, जो हमने उसकी साइटेशन की है सैलम बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट. In Salem advocate case,
The Supreme Court has held that the purpose of notice to the government or public servant is basically to enable the government or the public servant to try and get into an out of court settlement so as to avoid litigation and wastage of time. कि पर्पस यही है कि गवर्नमेंट को एक चांस दिया जाए कि मैटर अगर बाहर सॉल्व हो सकता है तो उसको बाहर सॉल्व कर ले. इसमें क्या है, एक तो लिटिगेशन अवॉइड होगी, टाइम वेस्टेज की वेस्ट नहीं होगा और गवर्नमेंट के जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो भी बचेंगे. एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इनटू लिटिगेशन will result into an adverse effect of the welfare functions of the government, and therefore it becomes the duty of the officer concerned to file a reply within 2 months, and if he does not do so or he files the reply without application of the mind, then heavy costs shall be imposed upon the government, and the government shall collect the cost from the public servant or the officer in person. मतलब कि 2 महीने में गवर्नमेंट को रिप्लाई देना ज़रूरी है और पब्लिक सर्वेंट को रिप्लाई देना ज़रूरी है. इन केस वो रिप्लाई नहीं देते या प्रॉपरली रिप्लाई अपना माइंड अप्लाई किए बिना देते हैं, देन हैवी कॉस्ट उसके ऊपर लगाई जानी चाहिए और वो ऑफिसर की पर्सनल जो सैलरी वगैरह है उससे डिडक्ट की जानी चाहिए. द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्ट दैट इन एवरी डिपार्टमेंट देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर इन चार्ज टू फाइल रिप्लाई टू सच नोटिस. एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशल सेल बनना चाहिए जो रिप्लाई दे सके. द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट if the notice was served but the 2 months mandatory period is not yet over, or if the notice was not served at all, the suit was instituted and tried, then the decree will not be void ab initio, and therefore the decree will be irregular or illegal, and the decree will be void only if the irregularity has affected the merit of the case. मतलब कि नोटिस या दिया नहीं या 2 महीने ख़त्म होने से पहले सूट फाइल कर दिया, सूट ट्राई हुआ, डिक्री पास हो गई, उस केस में डिक्री वॉइड नहीं होगी एब इनिशियो राइट अवे से. डिक्री वॉइड नहीं होगी. डिक्री वॉइड तभी होगी अगर वो मेरिट्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है, देन ओनली द डिक्री कैन बी सेड टू बी वॉइड. आगे है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गीता आयरन एंड ब्रास वर्क्स. इसमें क्या कहते हैं, नाउ सेक्शन 80 हैज़ बिकम अ रिचुअल. एक रिचुअल बन गया सिर्फ, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन अनरिस्पॉन्सिव एंड हार्डली लिव्स अपॉन द पार्लियामेंट्स एक्सपेक्टेशन. इन कॉन्टिन्यूइंग सेक्शन 80 डिस्पाइट लॉ कमीशन रिकमेंड फॉर इट्स डिलीशन. मतलब कि कहते हैं आजकल कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो रिप्लाई नहीं देती है, एक रिचुअल सा बन गया. इससे बेटर है लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है इसको डिलीट ही किया जाए इस प्रोविज़न को. आगे हम करेंगे अब ऑर्डर 27. ऑर्डर 27 पे चलते हैं. Order 27. Suit by or against the government or public officer in their official capacity. मीन्स अगर सूट गवर्नमेंट ने करना है या उसके अगेंस्ट करना है या पब्लिक ऑफिसर ने करना है या उसके अगेंस्ट होना है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट. इन एनी सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, the plaint or written statement shall be signed by such person as the government may by journal or special order appoint in this behalf, and shall be verified by any person whom the government may so appoint and who is acquainted with the facts of the case. मतलब कि जिसको फैक्ट्स पहले तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हो वही प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट साइन करेगा और जिसको फैक्ट्स पता हो वही करेगा. पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट. Person being ex officio or otherwise authorized to act for the government in respect of any judicial proceeding shall be deemed to be recognized agent by whom the appearance or acts and applications under this code may be made or done on behalf of that government. मतलब कि उसको एजेंट माना जाएगा
एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो एप्लीकेशंस लगानी है, नोटिस और रिप्लाईज पे साइन करना है, प्लेंट एप्लीकेशन पे साइन करना है, तो वो उसको ही वो ही कर देगा और उसको एजेंट डीम किया जाएगा। Plaints in suit by or against government. In suit by or against the government, instead of inserting in the plaint the name and description and place and residence of the plaintiff or defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79. मतलब कि आपको प्लेस प्लूस देने की बजाय इट्स बेटर टू राइट स्टेट ऑफ पंजाब या सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया, वैसे आपको नाम देना ही सफिशेंट है। एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस, द गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट, गवर्नमेंट प्लीडर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हो गए, इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड बाय सच कोर्ट। जो गवर्नमेंट प्लीडर होगा उसको अगर कोई सम्मन्स, कोई एप्लीकेशंस की कॉपी मिलती है, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड अपॉन द गवर्नमेंट। फिक्सिंग ऑफ डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इन फिक्सिंग द डे, the court in fixing the day for the government to answer the plaint shall allow a reasonable time for necessary communications with the government through the proper channel and for the issue of the instructions to the government pleader to appear and answer on behalf of the government, and may extend the time and its discretion, but the time so extended shall not exceed 2 months in aggregate। मतलब कि कोर्ट को पता है कि गवर्नमेंट केसेस में परमिशंस लेनी पड़ती है, उसमें टाइम लग सकता है। इन दैट केस कोर्ट विल गिव द सफिशिएंट टाइम टू द प्लीडर टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट एंड टू गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट द टाइम is given as per the discretion of the court, but it shall not exceed in any case for more than 2 months in aggregate। आगे, गवर्नमेंट टू बी ज्वाइंड एज अ पार्टी इन अ सूट against a public officer, where a suit is instituted against a public officer for damages or other relief in respect of any act alleged to have been done by him in his official capacity, the government shall be joined as a party to the suit। मतलब कि अगर पब्लिक ऑफिसर के ऑफिशियल कैपेसिटी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, देन यू हैव टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज ए वन ऑफ द डिफेंडेंट इन द सूट। ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अ पब्लिक सर्वेंट टू असिस्ट in arriving at a settlement. In every suit or proceeding to which the government or a public officer acting in his official capacity is a party, it shall be the duty of the court to make, in the first instance, every endeavour where it is possible to do so consistently with the nature and circumstances of the case, to assist the parties in arriving at a settlement in respect of the subject matter of the suit। मतलब कि कोर्ट मीन्स ट्रायल में ना जाने की बजाय उनको कन्विंस करेगी कि आप सेटलमेंट कर लो। जैसे कि हमने एडीआर मेथड किया, तो कोर्ट यहाँ पे भी एडीआर मेथड ऑप्ट कर सकती है। वैसे भी वहाँ पे सेक्शन 89 रेड विद ऑर्डर 10 रूल 1A से आगे जो रूल्स हैं उनमें कोर्ट को मैंडेटरी है देखना, तो इसमें इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन दिया, तो कोर्ट ट्राई करेगी। If any such suit or proceeding at any stage it appears to that there is a reasonable possibility of settlement between the parties, the court may adjourn the proceeding for such period as it thinks fit to enable attempt to be made to effect such a settlement। मतलब कि इन बिटवीन अगर कोर्ट को प्रोसीडिंग के टाइम पे लगता है कि इनके बीच में सेटलमेंट हो सकती है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर देगी, उनको अपॉर्चुनिटी देगी, आप सेटलमेंट कर लो। द पावर कन्फर्ड अंडर सब रूल 2 इन एडिशन टू एनी अदर पावर ऑफ द कोर्ट टू एडजर्न द प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट जो एडजर्नमेंट की पावर है उसके एडिशन में है। जैसे बोला था कि हमने किया था ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट का कि कोर्ट शैल ग्रांट मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट, तो बोलते हैं कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करें अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट की जो पावर है इन एडिशन टू दूस 3 एडजर्नमेंट है, उसके 3 ज़्यादा एडजर्नमेंट कर सकती है कोर्ट। आगे है अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, द कोर्ट में ऑल्सो इन केस इन विच in any case in which the government pleader is not accompanied by any person on the part of the government who may be able to answer any material question relating to the suit, direct the attendance of a such person। मतलब कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट है, इन दैट केस उसमें गवर्नमेंट प्लीडर नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है
जो मटेरियल क्वेश्चन जो आंसर दे सकता है उसकी अटेंडेंस बुलवा सकते हैं, उसको बुलवा सकती है। आगे है एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम टू इनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द गवर्नमेंट वेयर द डिफेंडेंट इज a public servant and on receiving the summon considered it appropriate to make a reference to the government before answering the plaint लिखा है, यहाँ पे plaint है, he may apply to the court to grant such extension of the time fixed in the summons as may be necessary to enable him to make such reference and to receive orders thereon through the proper channel. Upon such application the court shall extend the time फॉर सो लॉन्ग एज अपीयर्स इट टू बी नेसेसरी। मतलब वही आ गया कि अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट है वो आता है तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरे को टाइम दे दो ताकि मैं गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस ले सकूं, उनसे डिस्कस कर सकूं, तो कोर्ट उसको टाइम दे देगी। प्रोसीजर इन अ सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द डिफेंस ऑफ अ सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉन बीइंग फर्निश्ड विद अथॉरिटी टू अपीयर एंड आंसर द प्लेंट shall apply to the court and upon such application the court shall cause a note of his authority to be entered in the रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। मतलब कि अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट करता है तो इन दिस रिगार्ड जो एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट में कि मैं पब्लिक सर्वेंट लगाएगा और गवर्नमेंट प्लीडर लगाएगा कि मैं अपीयर कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड में नोट लिख लेगी। Where no application under sub rule 1 is made, the government pleader on or before the day fixed in the notice for the defendant to appear and answer the case shall proceed as in a suit between private parties। अगर पहली एप्लीकेशन नहीं लगेगी और वो आकर के पेश हो जाता है then it shall be considered to be as a suit between private parties, not between the government official, provided that the defendant shall not be liable to be arrested nor his property shall be taxed otherwise than in execution। वो हमने ऊपर कर ही लिया है, सेक्शन जो 80 है और 82 में हमने देख लिया है। नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट from government or a public servant in certain cases. No such security as mentioned in Rule 5(6) of the 41 shall be required for the government or where the government has undertaken the defense of the suit from any officer sued in respect of an act alleged to be done in वो official capacity में अगर किया है तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर है, ये सिंपल आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है डेफिनेशन वाले पार्ट में। तो आप मेंस के लिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको होना चाहिए सेक्शन 80 के ऊपर, नोटिस टू द गवर्नमेंट के ऊपर, 82 एग्जीक्यूशन, 79, इन तीनों का जो सेक्शंस का है वो कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेंस के लिए आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्डर 27 पासिंग रेफरेंस में होगा। ऑर्डर 27 पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है कि प्रोसीजर बताओ क्या है। अगर तो डायरेक्ट प्रोसीजर पूछते हैं तो आपको ऑर्डर 27 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सेक्शंस पार्ट पे आएगा। ऑर्डर 27 का तो पासिंग रेफरेंस होगा ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि कैंडिडेट को पता है कि इसका जो प्रोसीजर है ऑर्डर 27 में दिया गया है। याद रखिए, अगर आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख रहे हैं या कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर आप किसी सेक्शंस का रेफरेंस दे रहे हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका पर्पस जरूर लिखें कि उस प्रोविज़न का पर्पस क्या है, क्यों बनाई गई है। उससे एग्जामिनर को पता लगता है कि कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज है प्रोविज़न के बारे में, तो उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। वन मोर थिंग, आप इसके साथ आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप उसको करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एज मिलेगा। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज गवर्नमेंट कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, जिसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। दैट मीन्स जो बेसिक प्रोविज़न है वो आर्टिकल 300 है, जिसमें लिखा गया कि गवर्नमेंट सूट कर सकती है और कैन बी स्यूड उसके ऊपर किया जा सकता है। उसके ऊपर आगे हम देखेंगे कि ये प्रोविजंस बनी है, पर इसको ये नहीं कह सकते कि जो सीपीसी में सेक्शन 79 to 82 एंड ऑर्डर 27 है ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिकॉज सीपीसी 1908 में बना है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिपेंडेंस के बाद बना है। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते, बट दोनों का हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है और आप इसको एज ए पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं आर्टिकल 300 के बारे में भी। आप इसको अच्छी तरह से करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोविजंस है। थैंक यू।